आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सभी एस रैंक हंटर जेजू आइलैंड पर आ गए थे। गोतो की टीम बाहर ही थी। तनाका अकारी के पास अपना शोल्डर हील करवाने आता है, लेकिन अचानक ही कोई अकारी की गर्दन उड़ा देता है। बाकी के 2 हंटर्स भी चौकन्ने हो जाते हैं। ये मॉन्स्टर इतना तेज था कि इन्हें ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तनाका को अपने सामने वो मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उसे पंच करने जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर तनाका की भी गर्दन काट देता है। तीसरा हंटर उस मॉन्स्टर का पीछा करता है और उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी खेल खत्म हो जाता है। इधर नेस्ट के अंदर दूसरी टीम एंट क्वीन के गार्ड से लड़ रही थी और हर एक गार्ड ताकत में एस रैंक के बराबर था, लेकिन आखिर था तो ये जानवर ही और ये इंसानों जितने होशियार नहीं हैं, तो हंटर्स इन्हें आराम से हरा सकते हैं। इसके बाद चाहीन एक एंट को अपनी तलवार से काट देती है और कहती है कि ये गार्ड्स काफी मजबूत हैं, लेकिन ये तादाद में काफी कम थे। बंगू कहता है कि ज्यादा भी हो तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे से सबको सपोर्ट करूंगा। बेक कहता है कि लगा नहीं था कि लड़ाई से डरने वाला ऐसा बोलेगा। बिंगू कहता है कि मजाक मत करो और वो एक एंट का सिर फोड़ देता है। क्योंकि सिर कटने के बाद भी ये मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए जिंदा रह सकते हैं, तो इन्हें इनके पैर भी काट देने चाहिए ताकि ये कहीं भाग न सकें। ये गुफा में जितना अंदर जा रहे थे, इन्हें उतने ही ताकतवर एंट्स मिल रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एंट नहीं मिला जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर खड़ा होता हो। शायद वो रॉयल गार्ड्स होंगे जो क्वीन के पास ही मिलेंगे। ये चोई से पूछते हैं कि हम सही दिशा में ही जा रहे हैं ना। चोई कहता है कि हाँ शायद। चाहीन कहती है कि उसे गुफा के अंदर से एक पावरफुल मॉन्स्टर की स्मेल आ रही है। इसके बाद बेक अपनी बीस्ट एबिलिटी से गुफा के अंदर देखता है। उसे कई सारे एग चेंबर मिलते हैं, लेकिन आखिर में उसे क्वीन वाला चेंबर भी मिल जाता है। वो बताता है कि क्वीन गुफा में सबसे अंदर है, लेकिन कई सारे गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि एस रैंक के रॉयल गार्ड्स होंगे, और क्वीन भी पता नहीं कितनी स्ट्रांग होगी, लेकिन ये लोग मिलकर जरूर उसे हरा सकते हैं। और ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर इजाब और के तनाका वाले ग्रुप को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि वो लोग रेडियो पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। उन्हें यहाँ बस मरी हुई एंट्स ही मिलती हैं। तभी इजाब को एक हंटर फुजीशिमा का टूटा हुआ चश्मा दिखाई देता है और अचानक ही इन्हें इतनी गंदी बदबू आती है कि उल्टी करने लगता है। कि देखता है कि जंगल में से कोई आ रहा है, तो वो अपने सामने बर्फ का पहाड़ बना देता है और खुद को भी बर्फ में कैद कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुमामोटो और काना भी नोटिस करते हैं कि उनके कुछ साथी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन उनके सामने बहुत सारी एंट्स थीं और इनसे पहले निपटना होगा। इधर बाकी हंटर क्वीन के चैम्बर में आ गए थे, जिसके सामने ढेर सारे गार्ड्स खड़े थे। बिंगू अब अपनी पावर से सभी हंटर्स को बफ दे देता है, जिससे ये लोग और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। हंटर माँ अब अपना साइज बड़ा कर लेता है और चोई अपनी आग से गार्ड्स को जलाने लगता है। चोई कहता है कि इतनी ज्यादा पावर यूज करने की उसे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आज वो अपने सारे हुक्म के किन निकाल देगा। इतना कहकर वो फायर ड्रैगन अटैक करता है, जिससे कई एंट्स जल जाते हैं। बेक भी सोचता है कि अब उसे भी अपने असली रूप में आना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल एक बीस्ट की तरह दिखने लगता है और 2 रॉयल गार्ड्स को अकेले ही मार देता है। और चाहीन भी बेक के इस बीस्ट फॉर्म को पहली बार देख रही थी। वो कैमरामैन पीछे खड़े होकर ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अपने मैनेजर से पता चलता है कि उन्हें 80% से ज्यादा टीआरपी मिल रही है, तो उसे थोड़ा और करीब जाकर क्लोजअप वाले शॉट्स लेने चाहिए। लेकिन तभी बिंगू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये एस रैंक डंजो का बॉस रूम है, उसे पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बैटल अब और भी खतरनाक होने वाला है। टीवी पर सब देख रहे थे कि हंटर्स क्वीन के सामने पहुंच गए हैं और उसे बैटल कर रहे हैं। एस रैंक हंटर्स ज्यादातर साथ में काम नहीं करते, लेकिन आज वो बिल्कुल एक टीम की तरह लड़ रहे हैं। हंटर माँ छोटी एंट्स को अपनी तरफ बुलाकर उन्हें मार रहा था और बाकी हंटर्स रॉयल गार्ड्स को मारने में लगे हुए थे। लिम अपने बो से हजारों मैजिकल एरोज फायर करता है और कई सारी वर्कर एंट्स को मार देता है। बेक अपने पंजों से लड़ रहा था। चोई अपनी फायर से सबको जला रहा था और चाहीन अपनी तलवार से सबको काटती जा रही थी। जिम्बू की सिस्टर और मदर भी ये रेड देख रही थी। सबकी नजर आज इस रेड पर ही थी। ये लोग सारे गार्ड्स को मार देते हैं और अब सिर्फ एंट क्वीन ही जिंदा बची थी। हंटर माँ एक टैंक की तरह उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और बाकी सब डेलिस्टेड एरोज चलाता है। बेक अपने पंजों से उस पर हमला करता है, लेकिन क्वीन पर कोई असर नहीं होता और वो इन लोगों पर जहर की उल्टी कर देती है। लेकिन क्योंकि इनके पास हीलर है, तो वो तुरंत ही इन्हें ठीक कर देता है। जब तक बंगू जिंदा है, इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। क्वीन अब बंगू को ही मारने जाती है, लेकिन माँ अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है, क्योंकि वो अपने हीलर को मरने नहीं दे सकता। चोई अब क्वीन पर फायर अटैक करता है, जिससे बड़ा धमाका होता है, पर उससे भी क्वीन को कुछ नहीं होता। तभी क्वीन चिल्लाने लगती है और बेक सोचता है कि ये दर्द से चिल्ला रही है या किसी को बुला रही है। वो भागने की कोशिश करती है, तो हंटर माँ और बेक उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद चाहीन क्वीन की तरफ आती है। बंगू ने उसे डैमेज बफ भी दे दिया था, तो वो जल्दी से क्वीन के सारे पैर काट देती है और फिर ऊपर जाकर अपनी गोल्डन सोर्ड से क्वीन की गर्दन काट देती है
और आखिरकार इन लोगों ने क्वीन को मार दिया था। टीवी पर देख रहे लोग खुशी मनाने लगते हैं कि आखिरकार एंट क्वीन मारी गई। चेयरमैन बन्नी भी ये खबर सुनकर खुश होते हैं कि उनका मिशन पूरा हुआ। इधर हंटर बात करते हैं कि क्वीन मारी गई है तो बाकी एंट्स 1 साल के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अंडे देने वाला अब नहीं रहा और इस आइलैंड पर फिर से इंसान रह पाएंगे। बेक अब भी सोच रहा था कि क्वीन की वो चीख किसके लिए थी। बंगू उससे कहता है कि हमने क्वीन को मार दिया और अपने दोस्त यूसुफ का बदला ले लिया। ये सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन बाहर जहाज पर रेजी देखता है कि सभी एंट्स वापस नेस्ट की तरफ जा रही थीं और उनकी इंटरफेरेंस वेव्स का असर नहीं हो रहा था। इधर चोई को महसूस होता है कि जो फायर वाला गेट उसने लगाया था वो तोड़ दिया गया है और एंट्स अंदर आ रही हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें तो गोतो की टीम संभाल रही थी, कहीं क्वीन ने चिल्लाकर तो इन्हें नहीं बुलाया। लेकिन अगर ऐसा है भी, मामूली एंट्स चोई के बनाए फायर गेट्स को नहीं तोड़ सकती। बेक को महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और अचानक ही इन सबको बहुत पावरफुल ऑरा महसूस होता है। तभी इनके सामने वो एंट आके खड़ा हो जाता है जो कि सबसे बड़े अंडे में से निकला था और यही अब तक बाहर के हंटर्स को मार रहा था। इसे हम एंट किंग कहकर बुलाएंगे। यह दिखने में सबसे अलग था और 2 पैरों पर खड़ा था। ये अपना माना रिलीज करता है, जिससे चाहिन तो अपने घुटनों पर ही बैठ जाती है और समझ जाती है कि ये कोई मामूली एंट नहीं है और इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग थी। हंटर माँ उससे लड़ने के लिए एक कदम ही आगे बढ़ाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। किंग इनके पास से निकलकर क्वीन के पास जाता है और उसके सिर को खाकर चिल्लाने लगता है। क्वीन को मरा देख उसे गुस्सा आ जाता है। वो पलक झपकते ही चाहिन के पीछे जाता है और एक हाथ मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। इसके बाद वो हंटर माँ के पीछे जाता है। माँ तुरंत ही अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेती है, लेकिन एंट किंग एक पंच में ही उसकी शील्ड और उसके एक हाथ को तोड़ देता है। वो दूसरे हाथ से भाला मारने जाता है तो किंग उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ देता है। इसके बाद वो बाकी हंटर्स की तरफ बढ़ता है। बेक उस पर हमला करने जाता है तो वो उसे चीर देता है। इसके बाद चोई अब अपना फायर अटैक कर पाए उससे पहले ही एंट किंग उसके सामने जाकर उसके शरीर पर भी कट लगा देता है। लिम अब अपने एरो से किंग पर निशाना लगाता है, लेकिन किंग अपने हाथ से ही उसके एरो को पकड़ लेता है और उसे भी एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन वो देखता है कि हंटर माँ के दोनों हाथ वापस आ गए थे। असल में बंगू ने तुरंत ही उसे हील कर दिया था। बंगू ने कैम्फ्लेज नाम की स्किल यूज करके खुद को गायब कर लिया था, जिससे वो छुपकर सबको हील कर सके, लेकिन वो बस अपनी जगह से हिल नहीं सकता। जब तक हीलर जिंदा है उसकी टीम में कोई भी नहीं मर सकता। एंट किंग अब हंटर माँ का पैर पकड़ के उसे खिलौने की तरह पटकने लगता है और फिर उसकी नजर बिंगू पर जाती है। वो गायब था, फिर भी एंट किंग ने उसे देख लिया था और वो उसके शरीर में एक मुक्का मार के अपना हाथ आर पार कर देता है। बिंगू बेक से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और तभी एंट किंग बंगू का सिर खा जाता है और बेक के सामने ही उसके दूसरे दोस्त की भी मौत हो जाती है। बेक गुस्से में उस पर हमला करता है तो किंग उसकी गर्दन पकड़ लेता है, जिससे बेक वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। किंग अपना मुंह खोलकर बंगू की लाइन दोहराता है कि बेक यहाँ से भाग जाओ। में उसने बंगू का सिर खा लिया था, जिससे उसके अंदर बंगू की सारी नॉलेज आ गई थी कि इंसान क्या है और युद्ध में किंग को हराने से ही युद्ध जीता जाता है। और अब ये किंग बोल भी सकता है। ये कहता है कि हमारी एंट क्वीन मर चुकी है, लेकिन तुम सब लोग बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें मार के मजा नहीं आएगा, तो बताओ कि तुम्हारा किंग कहाँ पर है। तभी वो सेंस करता है कि नेस्ट के बाहर कोई पावरफुल इंसान है, शायद वही किंग होगा। यह सोचकर एंट किंग यहाँ से चला जाता है। बेक सोचता है कि बाहर तो सबसे पावरफुल गोतो है, क्या ये उसी के पास जा रहा है? लेकिन सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी हजारों छोटी एंट्स यहाँ पर आ जाती हैं। इधर गोतो अपने साथियों को ढूंढ रहा था, क्योंकि उनके चार्ली और डेल्टा दोनों ग्रुप्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी गोतो उस जगह पहुंच जाता है जहां किंग ने के को मारा था। इसके बाद गोतो अपने चेयरमैन को कॉल करता है और कहता है कि हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। चेयरमैन बोलता है कि तुमने तो उन्हें कहा था ना कि कमजोर एंट्स पर ही हमला करना और ज्यादा रिस्क मत लेना। गोतो कहता है कि ये हंटर्स कमजोर थे तो इनके मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पूछता है कि कोरियन टीम नेस्ट के अंदर है क्या? गोतो बोलता है कि हाँ, लेकिन अब बाहर की सारी एंट्स उड़कर नेस्ट में ही जा रही हैं। चेयरमैन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अब उन हंटर्स के जिंदा बचने के कितने चांसेस होंगे? गोतो कहता है कि उनकी ताकत देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि 0%। चेयरमैन अब कहता है कि हमने तो कोरियन हंटर्स की मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो सब जेजू मिशन में मारे गए, जिससे हमारे जापानीज हंटर्स को वहां से भागना पड़ा। असल में इनका प्लान ही ये था कि कोरियन हंटर्स को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे कोरिया देश कमजोर हो जाएगा और बाद में ये लोग क्वीन को मारकर अपने देश को बड़ा बता सकेंगे। क्योंकि एस रैंक का डेंजर क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, तो चेयरमैन इन सबको तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। तभी एंट किंग पीछे से इन पर हमला करता है, जिससे गोतो तो बच जाता है, लेकिन इशिदा मारी जाती है। गोतो होशिनो दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाने को कहता है, वरना वो उसकी लड़ाई के बीच में ही आएगा। होशिनो अब यहाँ से भाग जाता है और गोतो के सामने एंट किंग खड़ा था। वो पूछता है कि क्या तुम राजा हो?
ये सुन गोतो चौंक जाता है कि ये एंट तो बात भी कर सकता है और बोलता है कि हाँ, मैं राजा हूँ। ये सुन एंट किंग खतरनाक मैजिक पावर रिलीज करता है। गोतो सोचता है कि ये पावर तो उसने पहले भी महसूस की थी जब वो जिन्वू से लड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एंट किंग गोतो को भी मार देता है। इधर हजारों एंट्स नेस्ट के अंदर आ गई थी। चई अपनी पूरी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और सब लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इनके पास लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। बेक समझ जाता है कि अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। एंट्स इन्हें मारने इनके पास आते हैं, लेकिन तभी इनकी शैडो में से वो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं जो जिन्वू ने इनकी शैडो में छुपाए थे और वो एंट्स को रोक लेते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक सोल्जर्स कहाँ से आ गए। इधर जिन्वू डिसाइड करता है कि उसे भी लड़ाई में जाना पड़ेगा और वो एक्सचेंज कहकर अपने एक शैडो सोल्जर के साथ जगह बदल लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब जिन्वू युद्ध के मैदान में उतर गया है और उसका सामना होगा एंट किंग से। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया। I got loyalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 神羅転生